वीर सावरकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसान। गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। हम अखंड भारत बनाएंगे। एक फ्रीडम फाइटर, एक सेपरेटिस्ट, एक ट्रेटर या फिर एक मिसअंडरस्टूड हीरो। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही इंसान है जिन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जिसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत थे जिनको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद पाया जाता है। इतना ज्यादा मतभेद कि कई लोग इन्हें देशद्रोही मानते हैं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। और कईयों के लिए ये किसी हीरो से कम नहीं है। सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सो असल में ये थे कौन, आज इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप इसी तरह के कंट्रोवर्शियल वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। वीर सावरकर का जन्म 1883 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। 12 साल की छोटी सी एज में श्यामजी कृष्ण वर्मा से इंस्पायर्ड होके वो आगे इंग्लैंड गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। इन्होंने इंग्लैंड में ही रहते हुए फ्री इंडिया सोसाइटी को फॉर्म किया, जो कि एक पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और यहीं से शुरू होती है इनके क्रांतिकारी किस्से। वापस लौटकर उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया और यूथ को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए इंस्पायर किया। इसके लिए वो गांधी जी के ठीक अपोजिट हिंसा को चुनते हैं और युवाओं के हाथ में गन को सप्लाई कराते हैं। इनके क्रांतिकारी बनने की शुरुआत 1857 के रेवोल्यूशन पर इनके द्वारा लिखी गई एक किताब से शुरू होती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आगे जाकर ये किताब सारे फ्रीडम फाइटर्स की एक गाइड बुक बनती है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी शामिल थे। इसके बाद वो रशिया को सोवियत यूनियन बनाने वाले रिवॉल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन से मिलते हैं, ताकि वो समझ सके कि इंपेरियलिज्म को जड़ से उखाड़ के कैसे फेंका जाए। और वहां पर उनको एक बात बखूबी समझ आ गई कि अहिंसा से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी कलम से हिंदुओं को जागृत करते थे और गोली बारूद से उस जागरूकता को जमीन की हकीकत में बदलते थे। इनकी कलम से लिखी गई आर्टिकल्स में इतनी ताकत थी कि भारत के युवा उस वक्त अकेले ब्रिटिशर्स के शिकार पर निकल जाया करते थे, जिसमें 1908 में खुदी बोस द्वारा एक जज को मारा गया। इसी तरह से 1910 में अनंत कनहेरे, 1931 में भगत सिंह एंड 1940 में उधम सिंह। इसी बीच एक प्रोटेस्ट में इन्हीं के टीम मेंबर मदन लाल ढींगरा ने 1909 में एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दिया, जिसमें ये फंस गए। जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सेंटेंसेस में से एक सुनाया, 2 लाख सेंटेंसेस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ काला पानी। वैसे जिन्हें नहीं पता कि काला पानी की सजा किसे कहते हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सेंटेंसेस में से एक हुआ करता था। इसमें एक इंसान को एक ऐसे छोटे से सेल में डाल दिया जाता था जहाँ ना ढंग से सूरज की रोशनी आया करती थी और ना ही उन्हें अलाउ था कि वो किसी से बात कर सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने जेल में एक बुक लिखी जिसका नाम एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व था। सावरकर के हिसाब से हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑफ कोर्स हिंदूज आते थे। उनका मानना था कि वो जिन्ना की तरह एक सेपरेट कंट्री बनाए जिससे वो हिंदू राष्ट्र को इस्टेब्लिश कर सके। बट क्यों कुछ लोग आज जिन्ना को एक हीरो की तरह से देखते हैं, बट वहीं पर सावरकर, जिनकी मांग भी कुछ ऐसी ही थी, उन्हें एक ट्रेटर की तरह। सावरकर को लेकर सबसे बड़ा विवाद उनकी रिहाई के लिए लिखी गई एक मर्सी पिटीशन को लेकर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मर्सी पिटीशन तो नेहरू ने भी फाइल किया था, तो उन्हें क्यों ट्रेटर नहीं बताएगी। सो असल में साल 1913 में वीर सावरकर ने ब्रिटिशर्स को एक लेटर लिखा और इस लेटर का कंक्लूजन ये था कि वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बनने को तैयार है। अगर इस लेटर को अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो हो सकता है आप भी यही समझो, बट जब आप इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा। वीर सावरकर को ये बखूबी पता था कि वो जेल में रहते हुए अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और तो और जेल के बाहर उनके दुश्मन सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे तत्व भी थे जिसका अनुमान उनके अलावा और किसी को भी नहीं था, जिसके बारे में आपको जल्द ही वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जब वीर सावरकर को उस खतरे का एहसास हुआ जो ब्रिटिशर से भी बड़ा हो सकता था, तो उन्होंने अंग्रेजों को ये समझाया कि वो उनके साथ है। यही सेम चीज़ जिन्ना ने भी की थी और उन्होंने अंग्रेजों को पूरा सपोर्ट करा था ताकि उन्हें पाकिस्तान मिल जाए। जिन्ना ने पर्सनल लेटर लिखे थे और चर्चिल को ये कहा था कि मुसलमान उनके साथ हैं। जिन्ना और सावरकर दोनों ने ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करा था वर्ल्ड वॉर 2 में।
बट अजीब बात है कि सावरकर को ट्रेटर बोला गया और जिन्ना को एक हीरो। ये कहाँ की बात हुई? ये कुछ बातें आपको हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि यही प्रोपेगेंडा आज़ादी के बाद से आज तक चलाया जा रहा है ताकि सावरकर की इमेज को खराब किया जा सके। सावरकर हिंदुत्व की विचारधारा को खुलकर सपोर्ट करते थे। उनके हिसाब से हिंदूज में सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदूज इंक्लूडेड थे और वो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो कहीं से भी इन्वेडर्स को सपोर्ट नहीं करते थे और ना ही किसी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। वो चाहते थे कि इंडिया अपनी फॉर्मल ग्लोरी पर वापस आए और वो तभी होता जब भारत के लोग एक हों। सावरकर का हमेशा से ही मानना था कि भारत के युवा जागरूक हों और वो भी अमेरिकन की तरह लड़कर इंडिपेंडेंस लें, ना कि अहिंसावादी बनकर आज़ादी की भीख मांगे। जिस खतरे को कोई नहीं समझ पा रहा था उसे सावरकर ने कई सालों पहले 1930 में जेल में रहते हुए समझ लिया था। 1919 में भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? जब अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराया और फिर वहाँ के खलीफा को हटाने लगे तो इंडिया के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जो खुद अंग्रेजों के गुलाम थे। जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद और शौकत ब्रदर्स ने टर्की और अफगानिस्तान के आमिर को खत लिखा और ये बोला कि वो भारत आएँ और यहाँ पे ब्रिटिश राज हटाकर इस्लामिक नेशन को इस्टेब्लिश करें। इसी बीच भारत में मौपला मैसेयर हुआ और जिन हिंदुओं ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया उन्हें मारा गया और उनकी औरतों और बेटियों के साथ ज़बरदस्ती की गई। ये सब होने के बाद गांधी जी ने बोला, हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट अगेंस्ट मुस्लिम, इवन इफ द लैटर वांटेड टू डिस्ट्रॉय देम, इवन इफ द मुस्लिम्स वांट्स टू किल अस, ऑल वी शुड फेस डेथ ब्रेवली। मतलब साफ साफ वो ये बोल रहे थे कि आप मर जाओ अगर सामने वाला पक्ष आपको मारने आए तो। और इसी के खिलाफ थे वीर सावरकर। उन्हें यह बखूबी पता था कि उस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी राष्ट्र से ऊपर अपने धर्म को मानती थी और वो इसी विचारधारा के अगेंस्ट थे। उन्हें यह बखूबी समझ थी कि अगर देश अंग्रेज से मुक्त भी हो गया तो भी उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व उस देश में थे जो अपने धर्म से ज़्यादा लॉयल थे। ऐसा ही कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी कहना था। अब मैं आपको बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही कम लोगों को पता है। इंडिया में पहली बार आज़ादी की लड़ाई 1857 रिवॉल्ट में हुआ था, जिसमें मेजॉरिटी लोग यूपी, बंगाल, बिहार के थे और ये वो लोग थे जो आर्मी के हिसाब से ट्रेंड थे। इस लड़ाई से अंग्रेज इतना डर गए थे कि वो तभी से उन लोगों को अपनी आर्मी में लेना बंद कर दिए थे जो उनके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते थे। अंग्रेजों ने मार्शल रेस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये किया था कि जो लोग उन्हें इंडियन फ्रीडम फाइटर से लड़ने में मदद करेंगे वो उन्हें मार्शल स्टेटस दे दिया करेंगे। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इसमें मेजॉरिटी लोग पंजाबी मुसलमान, पश्तून और बलोच कम्युनिटी थे। धीरे धीरे करके इंडियन ब्रिटिश आर्मी में 50% से ज़्यादा मुस्लिम्स आ गए जो ट्रेंड भी थे और आर्म्ड भी थे। और ये चीज़ वीर सावरकर को बखूबी क्लियर था। उन्हें पता था कि पार्टीशन के टाइम ये क्लियर था कि पंजाबी मुसलमान, पश्तून और बलोच तीनों तरह के लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे और बाद में यही लोग पाकिस्तान आर्मी में भी शामिल होंगे। कल को अगर पाकिस्तान आज़ादी के बाद इन्वेड करता है तो हमारी अनआर्म्ड आर्मी को लड़ने के लिए सिर्फ अहिंसा की घंटी होगी, जो कि गांधी जी के द्वारा उन्हें पहनाया गया था। इस बात का जिक्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था और यही वजह थी कि सावरकर ने सालों पहले ये सोचा था कि देश के हिंदू को भी ट्रेंड होना चाहिए। और फिर जब इसका मौका वर्ल्ड वॉर 2 में आया और ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की सख्त ज़रूरत थी, तभी सावरकर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और यूथ को मोटिवेट किया कि वो ब्रिटिश के साइड से लड़ने जाएं और ट्रेन हों। उन्हें बखूबी पता था कि ब्रिटिशर्स भारत में सिर्फ कुछ ही सालों के लिए हैं, लेकिन अगर भारत के हिंदुओं की ऐसी ही हालत रही तो बहुत जल्द दूसरी कम्युनिटी इसे एक इस्लामिक नेशन में कन्वर्ट कर देगी। और ठीक वैसा ही हुआ। ठीक आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स ऑलरेडी ट्रेंड थे तो उन्होंने उसे अच्छे से डिफेंड किया और इवन उस वॉर को जीत भी लिया और पाकिस्तान की मार्शल स्टेटस वाली आर्मी को धूल चटा दी। यहाँ ना अहिंसा काम आई और ना ही अंग्रेज। यहाँ काम आई तो सिर्फ सावरकर की लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वर्ल्ड वॉर 2 में किया हुआ एक्सपीरियंस। लेकिन अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने ही महान थे तो हमने इन्हें अपनी किताबों में क्यों नहीं पढ़ा। सो असल में मौलाना आज़ाद, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर अफगानी और टर्किश को आमंत्रित किया था कि वो भारत पर आक्रमण करें और इसे ब्रिटिश राज से मुक्त करके इस्लामिक नेशन बनाएं, उनके इस प्लान को वीर सावरकर ने ही फेल किया था। बट आयरनी ये है कि मौलाना आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी चाहते थे कि भारतवासी वीर सावरकर के असली चेहरे को जान सके। और तभी से एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया जहां पर उनके इमेज को
एक नेगेटिव और एक ट्रीटर की तरह से प्रस्तुत किया गया। सो ये थे असल में वीर सावरकर, एक फाइटर, एक रिवॉल्यूशनरी और एक सच्चे देशभक्त। वैसे ये है मेरा मानना, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Until then, take care of yourself. It's Harsh here.